सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज चर्चा का हमारा विषय काफ़ी संजीदा है, काफ़ी गंभीर है। यूं तो कोरोना की महामारी के दौरान हम कोरोना के संदर्भ में लड़ाई को लेकर तमाम कार्यक्रम किए हैं। उनके विषय अमूमन सरकार की नीतियों को और उनके क्रियान्वयन के संदर्भ में रहते थे, लेकिन आज का जो हमारा यह विषय है वो थोड़ा सा अलग है। हमारा विषय है महामारी में भी इलाज में मुनाफाखोरी। या महामारी के इस दौर में जहां एक तरफ लोगों से उनके रोजगार छिन गए, उनकी रोजी रोटी रुक गई है, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों ने या बाकी लोगों ने मिलकर मुनाफाखोरी में सारे कीर्तिमान ध्वस्त करने का मान लो बीड़ा उठा लिया है। जिस बेहिसाब तरीके से इस दौरान इस क्षेत्र के लोगों का आचरण समय समय पर सामने आ रहा है वो खासा दुख पहुंचाने वाला है। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो इनको कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी गई थी। इस हद तक देश ने इनको हाथों हाथ उठाया था कि अगर कहीं किसी ने इनके साथ बदसलूकी की कोशिश की तो पूरा देश लामबंद होगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आसमान से पुष्प वर्षा के लिए एयरफोर्स के विमानों का इस्तेमाल किया, लोगों ने थालियों के माध्यम से इनका अभिनंदन किया। लेकिन इस महामारी के दूसरे दौर में खबरें क्या आ रही हैं? खबरें ये आ रही हैं कि एक मरीज जो बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़फ रहा है और उसके लिए परिजन भटकते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर आ रहे हैं। वो रेमडेसिविर इंजेक्शन उस मरीज को लगाया नहीं जाता है, बल्कि वापस मार्केट में देके ब्लैक में जो 1,000-2,000 रुपये का इंजेक्शन है वो 40,000 और 50,000 रुपये में बेच दिया जाता है। हालत इतने भयावह हुए कि लोगों को ब्लैक में जब दिखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग इतनी ज़्यादा है तो लोगों ने ग्लूकोज का पानी भरकर भी इस इंजेक्शन को खपाने की कोशिश की। और ये महज किस्से कहानियों में नहीं है। अगर आज की बात करें तो आज भी उत्तराखंड के अंदर एक छापा मारा गया है जिसमें बाकायदा नकली इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसके संदर्भ में भी हम बात करेंगे। अस्पतालों में मरीज जो भर्ती हो रहे हैं उसके संदर्भ में सरकार अपने अपने स्तर पर नए नए रेट जारी कर रही है। हर राज्य अपने स्तर पर बताने की कोशिश कर रहा है कि आप बिना ऑक्सीजन वाले बेड का इतना चार्ज लें, ऑक्सीजन के बेड का इतना चार्ज लें, आईसीयू के बेड का इतना चार्ज लें। लेकिन वो दस्तावेज केवल और केवल फाइलों में ही चल रहे हैं। व्यवहार में उनकी स्थितियां कितनी दर्दनाक है ये दिल्ली की गलियों में घूमते हुए किसी भी व्यक्ति से जाना जा सकता है जो एक अदद बेड के लिए तरस रहा है। ऑक्सीजन बेड के संदर्भ में 8,000-10,000 रुपए की जो कीमत सरकार निर्धारित कर रही है उसके मुकाबले में 25,000-30,000 की वसूली हो रही है। आईसीयू बेड अगर आपको 50,000 रुपए से कम में किसी अस्पताल में उपलब्ध हो गया एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत तो यह आपकी खुशकिस्मती है। ऐसी लूटमार के दौर के अंतर्गत हम बार बार सरकार के संदर्भ में सवाल उठा लेते हैं कि सरकार कर क्या रही है, सरकार की व्यवस्थाएं क्या हैं, सरकार का इकबाल क्या है। लेकिन हम जिनसे समाज बनता है, प्रदेश बनता है, देश बनता है, उन सबका आचरण, उन सबका तरीका क्या, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि महामारी के दौर में यह मुनाफाखोरी की जो भूख पैदा हुई है इसके संदर्भ में समाधान किस तरीके से निकल सकता है और इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके संदर्भ में किस कार्रवाई की अपेक्षा समाज को रखनी चाहिए। इसके संदर्भ में बात करने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय कराएंगे और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा जो आज का विचार सूत्र है बहुत ही सीधा साधा स्पष्ट है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि जो लोग सदा अर्थ साधन में ही आसक्त होकर मर्यादा छोड़ बैठते हैं उन मनुष्यों को पशु कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास के द्वारा यह सूत्र हमें प्राप्त हुआ। अर्थात जिनके लिए केवल अर्थ ही अंतिम है उनको मनुष्य कहना भी उचित नहीं है, वह पशु समान है, उन्हें पशु ही कहा जा सकता है। तो क्या इस समय पे हमारे समाज के बीच में इंसानों के स्थान पर पशुओं की जमात इकट्ठी हो गई है? ये हमारे लिए गंभीरता चर्चा का विषय होना चाहिए। और इसी की रोशनी में हम अपनी चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी मौजूद हैं। वह स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और साथ साथ चिकित्सक भी हैं। हमारे साथ में जयप्रकाश जी हैं, जन नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस का वरिष्ठ चेहरा है, वह हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी खास तौर पर इस चर्चा में मौजूद हैं, जो अध्यक्ष है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश इकाई की, वह हमारे साथ में है। हमारे साथ डॉक्टर वैभव खन्ना जी हैं जो सर्जन है एवं डायरेक्टर है हेल्थ सिटी हॉस्पिटल लखनऊ से, वह भी हमारे साथ में है। और साथ साथ हमारे साथ अपनी संजीदा बात रखने के लिए जाने माने पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी भी खास तौर पर मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जब मैं करूं तो उससे पहले एक घटना आपके साथ में साझा करना चाहता हूं जो मेरे सामने है। छत्तीसगढ़ में एक जिला है महासमुंद और महासमुंद में एक मेडिकल ऑफिसर हुआ करते थे। उन मेडिकल ऑफिसर के शिकायत के आधार पर जब हमने पूरी कार्रवाई को पता किया है
तो बुधवार की शाम को जानकारी में आया है कि एक चिकित्सक जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी कोविड हॉस्पिटल के संदर्भ में, उसने उस ड्यूटी के दौरान वहां से रेमडेसिविर इंजेक्शन को पार किया और बाद में उन्हें खुले बाजार में ब्लैक में बेचने की कोशिश की। यह कार्य किसी कंपाउंडर का नहीं था, यह कार्य किसी नर्स का नहीं था, बल्कि स्वयं चिकित्सक के संदर्भ में। दूसरी खबर जहां से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, उस ग्वालियर की है। वहां पे एक मैक्स हॉस्पिटल है जिसके संचालक के द्वारा 2 केमिस्ट के साथ मिलकर मरीजों के लिए जो 14 इंजेक्शन मंगाए गए थे उनमें से केवल 3 इंजेक्शन मरीजों को लगे और 11 इंजेक्शन उन्होंने खुले बाजार में बेच दिए। इस रोशनी के बीच जानने में दिलचस्पी है कि आखिर चिकित्सा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति, जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, इस महामारी के दौर में आचरण क्या कर रहे हैं। तो इसका उत्तर लेने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि वो चिकित्सक भी हैं और मंत्री भी हैं। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? प्रभुराम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी हैं, जो डॉक्टर्स के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे कार्यक्रम में खास तौर पर हैं। रमा जी, सारी खबरें आपके सामने से गुजर रही हैं, क्या कहेंगी आप इन खबरों के संदर्भ में? ये बहुत ही शर्मनाक और पीड़ादायक स्थिति है, जहां कुछ चरित्रहीन लोग पूरे समाज को, पूरे चिकित्सक समाज को बदनाम कर रहे हैं। इस कोरोना की महामारी में कितने इंसान एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। ये उनकी जिंदगी का सवाल होता है कि उन्हें ऑक्सीजन मिले, उन्हें दवाई मिले, और इसमें जो लोग कालाबाजारी और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल 307 का पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि जहां लाखों चिकित्सक, लाखों सेवाकर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ लोगों की जान बचाने में पिछले 1.25 साल से 1.5 साल से लगा हुआ है, और निरंतर जब भी सेवा करनी होती है तो चिकित्सक समाज आगे आता है, लेकिन उसमें 2-4 लोग ऐसे गंदे चरित्र के लोग चले आते हैं जो पैसे के लालच में और पूरे चिकित्सा संस्थानों को और चिकित्सकों को बदनाम करते हैं, जिनकी वजह से हमें हर जगह शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि जब ऐसे लोग पकड़े जाएं तो उन्हें वर्स्ट पनिशमेंट दिया जाना चाहिए और वो पब्लिक में आना चाहिए, ताकि इन्हें हिम्मत ना हो कि अगर ऐसी गलती हम करेंगे, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे, तो बिल्कुल हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और यही पनिशमेंट उन्हें मिलना चाहिए। ये तो इन चिकित्सकों के संदर्भ में बात हुई डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, लेकिन एक जो अहम विषय है वो है अस्पतालों के स्तर पर भारी भरकम बिल के संदर्भ में। महामारी के दौर में सरकार की अपेक्षा है, समाज की अपेक्षा है कि इस समय कम से कम मुनाफे के संदर्भ में लालसा को छोड़ दिया जाए, पर हो उल्टा रहा है। जो बेड सामान्य तौर पर 3,000-5,000 रुपये में मिल जाता था, वो आज 15,000-25,000 में इसलिए मिल रहा है क्योंकि बाहर कतार लगी हुई है। बेड के लिए तरसते हुए मरीज और उनके परिजन भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो लगता है कि ऐसे समय में जितना नोट पीट लिए जाएं कम होंगे। ऑक्सीजन बेड के संदर्भ में बात करें तो रेट और बढ़ जाते हैं। आईसीयू के संदर्भ में बात करें तो 50-50 हज़ार रुपए तक लोगों से लिए जा रहे हैं। जो लोग अपनी रोजी रोटी खो रहे हैं, जिनके पास में आय के साधन नहीं रह जा रहे हैं, जिनके कुल साल की कमाई भी जो है लाख रुपए नहीं रहती, ऐसे लोगों के साथ ये व्यवहार, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे रमा जी? मैं तो यही कहूंगी कि मेरा सर शर्म से झुक रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम लोगों को अपनी पढ़ाई में, अपनी ट्रेनिंग में ये सब कभी भी नहीं सिखाया जाता। इंसानियत का सर्वश्रेष्ठ जो गुण होता है कि अपना सुख, अपना आराम छोड़कर मरीजों की सेवा करनी होती है। और पैसा ठीक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स या जहां भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं वो खर्च मरीज से ही निकलता है, ये सच्चाई है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अनाप शनाप दाम लिए जाएं और लोग परेशान हों जो नहीं दे सकता है, या पैसों से बेड्स बिके कि जिसने बोली लगाई कि मैं लाख रुपए दूंगा उसको बेड मिल गया और जो 25,000 दे रहा है उसको बेड नहीं मिला। ये सब तो बहुत ही शर्मनाक बात है। ये बहुत ही शर्मनाक मानती है डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी। कि मैं जयप्रकाश जी के पास चलता हूँ। जयप्रकाश जी इस समय परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। परेशानी के दौर से इसलिए गुजर रहे हैं कि महामारी है, महामारी में लोग परेशान हैं,
परेशान में लोग जाएं कहां मदद के लिए? तो सबसे पहले नेताजी के पास ही जाते हैं, क्योंकि उम्मीद बांधते हैं कि वो कुछ ना कुछ समाधान देंगे। जयप्रकाश जी, इस समय क्या स्थिति है समाज के बीच में? सरकार की आलोचना के लिए तो बहुत स्वर हमने निकाल लिए, पर समाज में जो जिम्मेदार तबका है उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसके तरीके को लेकर जयप्रकाश जी कुछ कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर सुधांशु जी, जी मैं आज कोई नुक्ताचीनी के लिए नहीं आया हूं जी क्योंकि आज पूरा देश बड़ी भयंकर महामारी से गुजर रहा है जी और इस देश का हर नागरिक ये चाहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसका इलाज सुचारू रूप से चले, उसमें दलगत राजनीति का कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है, मैं 2-3 बात आपको कहना चाहता हूं। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पिछले दिनों पटेल साहब के नाम से एक बहुत बड़ा अस्पताल रखा गया था और वो जैसे ही कोविड के केस कम हुए तो इन्होंने उस अस्पताल को बंद कर दिया गया और अब जैसे केस बढ़े जी तो अब आनन फानन में शुरू करने का प्रयास किया गया जी। सबसे भारी गलती है उन प्रदेश की सरकारों की और केंद्र सरकार की, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा जी, जिन्होंने समय रहते हुए, जब पिछली बार ये बात आ गई थी कि दूसरी जो महामारी का समय आएगा वो इससे खतरनाक होगा जी, और पिछले 1.5 महीने से देश और दुनिया के जितने भी बड़े डॉक्टर हैं बार बार वो कह रहे थे ये संक्रमण उससे ज्यादा तेज है। आज 33 वर्ष के नौजवान बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं और हमारे सत्ताधारी दल के लोग, मुझे तकलीफ इस बात की, मैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने क्या कार्य किया? आपने प्रदेश सरकारों से ये पूछा किसको कितनी रेमडेसिविर की जरूरत है? जयप्रकाश जी, मैं माफी के साथ में आपको रोकूंगा। सरकार की विफलताओं पर तो हम कई कार्यक्रम कर लिए, इसमें किसको इंकार है कि सरकारें इस महामारी के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी निभा पाने में नाकाम रही, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो। हमारा हेल्थ सिस्टम चरमराया हुआ है, इससे किसको इंकार। लेकिन अभी विषय यह है कि सरकार तो नाकारा साबित हो गई, अच्छी बात है, समाज क्या जिम्मेदार साबित हो रहा है? क्या समाज का आचरण उस अनुरूप दिख रहा है? 500 रुपए में बिकने वाले ऑक्सीमीटर को 3000 रुपए में बेचने के लिए खड़े हैं हम। एक थर्मामीटर जो 100 रुपए में मिल जाना चाहिए वो 250 और 300 रुपए में बेचा जा रहा है। दवाइयों के संदर्भ में हालत यह है कि एक इंजेक्शन जो 35,000 का आता है वो कल हैदराबाद में आदमी ने 5,10,000 रुपए में अरेंज किया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के 40,000, 50,000, 80,000 इस प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। कर कौन रहा है? हमारे बीच में बैठे हुए लोग, और सवाल उठाते हैं सरकार के संदर्भ में। हमारा अपना चरित्र, हमारा अपना ईमान, आईने को देखने के संदर्भ में कोई शर्मिंदगी, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्या जयप्रकाश जी? करूंगा। मैंने क्या कहा आपसे कि इसमें वो समाज के लोग भी दोषी हैं जी, जो इस काला बाजारी में सहयोगी हैं जी, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे पब्लिक के आदमी हैं और चाहे कोई मेडिकल से संबंधित कोई व्यक्ति है। इन सब को 302 के केस में पर्चा दर्ज करके इनको बड़ी से बड़ी सजा दिलवाई जाए। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये तो कह दिया कि रेमडेसिविर ये समाज के लोग ब्लैक करवा रहे हैं, लेकिन सरकार का जो खुफिया विभाग है, जो निगरानी विभाग है, सरकार की भी एक जिम्मेवारी है कि अपना खुफिया विभाग से उन लोगों को फटाफट दिन रात एक करके उनको पकड़े। और जनता का भी एक फर्ज बनता है, जनता के जिस साथी को जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकार ने उनसे अनुरोध करना चाहिए कि इस कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार का सहयोग दें। अब सारा कुछ सरकार अपने हाथ में लेकर के, जैसे हरियाणा में है जी, अब रेमडेसिविर या दूसरे इंजेक्शन 3 डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर दी। अब किसी व्यक्ति को बेड की जरूरत है, डिप्टी कमिश्नर उपलब्ध नहीं होते। आज डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं, जिस तरीके से पिछले बार सामाजिक संस्थाओं ने खाने का इंतजाम किया, लोगों के यातायात के साधनों का इंतजाम किया, दवाइयों का इंतजाम किया, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार जब असफल हो गई हैं तो सामाजिक संगठनों से क्यों नहीं सहारा लेते? सामाजिक संगठनों से क्यों सहारा नहीं लेते हैं, ये सवाल उठा रहे हैं जयप्रकाश जी। सरकार की नाकामी मानते हैं कि इतनी ब्लैक मार्केटिंग अगर चल रही है। लेकिन मैं डॉक्टर वैभव खन्ना जी आपके पास आना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि आपदा के दौर में यह अपेक्षा रहती है कि समाज के जो समर्थवान लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, वो लोग इस समय पर उदारता का परिचय दें। तमाम संस्थाएं ऐसा परिचय भी दे रही हैं, तमाम औद्योगिक संस्थाएं जो अपने अपने संसाधन उपलब्ध करा रही हैं।
कई स्टील प्लांट के मालिक हैं जिन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद करके ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया है। लेकिन तरस रहा हूं वो दृश्य देखने के लिए जिसके अंदर बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं उन्होंने क्या अपने आईसीयू मुफ्त में मरीजों के लिए खोल दिए? क्या इन्होंने अपने वार्ड लोगों को बगैर पैसे के इलाज करने के लिए उपलब्ध करा दिए? ढूंढे दिखता नहीं है, बल्कि जो रेट सरकार तय कर देती है तुरंत इन मेडिकल हॉस्पिटल के जितने भी लोग हैं वो दल के दल आ जाते हैं। अरे आपको पता नहीं है कितना महंगा है, आप कितना रेट रख रहे हैं, सब बिलखने लगते हैं। जिनकी 30% 40% की ऑक्यूपेंसी होती थी वो सब 150% पे चल रहा है होटलों की तरह। होटलों को किराए पर लेकर हॉस्पिटल बनाकर चलाने का खेल चल रहा है। कहीं उदारता दिखती नहीं। क्या हो गया हमारे चिकित्सा जगत को? डॉक्टर वैभव साहब, आपसे जानने में दिलचस्पी है इस बात की हमें, पीड़ा के साथ। देखिए हिमांशु जी, ये सत्य है कि जब इस तरह की क्राइसिस होती है जी तो ज्यादातर लोग पॉजिटिव होते हैं जी, एक आध लोग निगेटिव होते हैं जी। तो हमको क्या है, हमको देखना है पॉजिटिव की तरफ देखना है, डॉक्टर रमा ने कहा जी। लेकिन देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, सरकार को जब रेट लिखने बनाने होते हैं तो उसको बनवाने पड़ेंगे व्यवहारिक रेट। जी। अगर हमारे यहाँ 3 टायर के अस्पताल हैं, ए बी सी ग्रेड, जी। अब मेदांता का अगर रेट होगा और आपके एक 50 बेड के अस्पताल का रेट होगा और एक होगा, तो जिसने बनाया है मैं कहूँगा उसको मालूम ही नहीं है कि रेट बनता कैसे है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा फ्री, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है फ्री। देखिए आज की तारीख में हम अपने अस्पताल में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको डबल तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो उस मोटिवेशन से काम कर रहे हैं। टोटली फ्री फूडिंग है और फ्री लॉजिंग है जी। आज की तारीख में ऑक्सीजन के दाम 3 से 4 गुना बढ़ चुके हैं। जो वेंडर पुराना है हमारा वो तो दे नहीं पा रहा है, लेकिन अगर बाहर से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो 3 टाइम्स हो चुका है जी। तो हमको हिमांशु जी अगर लंबा करना है, ये कोरोना 2 दिन का नहीं है जी। ये लड़ाई L3 की लड़ाई है, ये L1 L2 की लड़ाई नहीं है, ये L3 बेड की लड़ाई है। यहाँ पे जो अस्पताल अगर अपने मरीजों का बेस्ट पॉसिबल इलाज कर ले तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। जितने भी बड़े अस्पताल हैं हिमांशु जी, आज भी वो अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किए हुए हैं। देयर इज नो लूट। हाँ ठीक है, होता रेट ज्यादा हो लेकिन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है कि हमारा दाम 20,000 रुपए है, 25 है जो भी ऑक्सीजन का रेट है। मैं चाहता हूं ये हूं जो उनकी जांचें हो रही हैं, मैंने बिल देखे हैं, एक एक जांच की एक एक पैथोलॉजी के दवा का पूरी लिस्ट है जो मरीज को लगाई गई है। मेरा से गुजारिश थी सरकार से ये है कि इसमें बहुत सरकारीकरण करके बंदिशें ना लगाएं। हाँ, जो अस्पताल छोटे अस्पताल हैं, जो अनपढ़ अस्पताल हैं, जो क्वैकरी कर रहे हैं उनको रोकें और उस तरफ ध्यान दें जहां अच्छा इलाज हो रहा है। क्योंकि अब मरीज जो हैं वो L3 वाले हैं, L1 L2 वाले बेसिक नहीं हैं, एडवांस L2 हैं और L3 हैं। देखिए आप जो कह रहे हैं रेट बहुत अच्छा लगता है, कोई फ्री कर दे। देखिए फ्री करना बड़ा अच्छा है, सरकार फ्री नहीं करती है। सरकार का जो अस्पताल होता है उसमें 1000 करोड़ का बजट होता है तब फ्री मिलता है। जयप्रकाश जी बैठे हुए हैं, उनको मालूम होगा कि हर इंस्टीट्यूशन को 1000 से 1500 करोड़ मिलते हैं। तो वहां का जो बेड का चार्ज होता है वो प्राइवेट से ज्यादा होता है, हम इनडायरेक्ट होता है। तो हमको रेट रखने व्यवहारिक। मेरी गुजारिश सरकार से ये है, जो रेट बनाओ वो उनसे बिठाओ, सामने बिठाओ और उनको बैठ के बुलाओ। ये नहीं कमरे में बैठ गए और रेट बना दिए और कहा ये हो गया रेट्स। उससे हमेशा जो प्रॉब्लम कह रहे हैं होगी। अच्छा वैभव जी, मैं एक बात आपको बीच में रोकते कर जाऊंगा। क्या आपको नहीं लगता है कि इस समय पारदर्शिता का अभाव हो गया है कोविड के चलते? मरीज एक बार अस्पताल के अंदर चला जाता है तो कोविड प्रोटोकॉल के चलते उसके परिजन उसके साथ रह नहीं सकते, तय बात है। अब केवल पर्चियां बाहर आती हैं जिसमें बताया जाता है कि ये दवाइयां ला दीजिए, ये दवाइयां लगाई जा रही हैं, पर वो दवाई लगाई गई कि नहीं लगाई गई इसको लेकर संशय सबके मन में रहता है। और संशय गलत भी नहीं है, क्योंकि किस प्रकार के केसेस सामने आ रहे हैं कि नर्स ने लिया, अपने प्रियतम को दे दिया, किसी ने अपने भाई को दे दिया, बाद में खुले मार्केट में बिक गया। 3 खबरें भी ऐसी आती हैं तो 300 संस्थानों की विश्वसनीयता दांव पे लग जाती है। क्या आप ऐसा मैकेनिज्म तमाम हॉस्पिटल संचालक नहीं बना सके कि जो दवाई लग रही हैं उनके खाली शीशियां कम से कम परिजन को उपलब्ध हो, भरोसा रहे कि ये लगा था? कहीं ना कहीं चूक रहे हैं हम व्यवस्था की पारदर्शिता के संदर्भ में। हिमांशु जी, जितने भी अच्छे अस्पताल हैं वहां पे एक सिस्टम है ट्रांसपेरेंसी का। उनके यहाँ हर दवाई की एंट्री होती है और उनके यहाँ सिस्टम HIS का है। जहां सिस्टम HIS का है वहां पे ऑटोमेटिक आधी ट्रांसपेरेंसी हो गई। बहुत से अस्पताल हैं जिसे हमने देखा है मेदांता में भी, वहां डेली होता है मेडिकल ऑडिट होता है और एक आता है जो चेक करता है कि ये वायल कहाँ है, खाली वायल दिखाओ।
तो उन्होंने चेक्स लगा रखे हैं। लेकिन ठीक है, इस समय बहुत भीड़ बढ़ गई है, अस्पताल का सिस्टम चमड़ा गया है, तो कोई भी अस्पताल, कोई भी सरकार इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर थी नहीं। जितना बड़ा प्रॉब्लम आ गई है, तो जब प्रॉब्लम आती है तो व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती हैं। अब आप बताइए, सरकार का अपनी एयरलाइन होती है, जब सीट कम होती हैं तो दाम होते हैं 5 गुना, आप लिखते हैं। सरकार की अपनी ट्रेन होती है, वहां पे हो गया है, एक किसी मंत्री शुरू किया था कि हम लोग शुरू करेंगे कि जिसको दाम लगाएंगे, दाम। तो सरकार ने अपने ही एयरलाइन में, अपने ही रेलवे में दाम लगा दिए और धंधा कर दिया, तो औरों से क्या कह सकते हैं? तो औरों से क्या कह सकते हैं? बड़ा जायज सवाल वैभव खन्ना जी ने किया है और रेलवे को निशाने पर लिया है। रेलवे ने खुद इस महामारी के दौर में अपने दामों को स्पेशल ट्रेन के नाम पर कई गुना बढ़ाया हुआ है। मैं वापस आऊंगा वैभव जी, लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास मैं आना चाहता हूं। मैं राकेश पाठक जी जन सरोकारों की पत्रकारिता करते आए हैं, मौजूदा दौर के संदर्भ में अपने अनुभव को साझा करेंगे। राकेश पाठक जी, क्या इस विषय के संदर्भ में सहमत हैं आप कि वाकई सरकारों को कोसने का काम तो बड़ी आसानी से हो सकता है, पर समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इस मसले के संदर्भ में मुनाफा कूटने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है? कोई ऐतराज? बिल्कुल ऐतराज नहीं हिमांशु, आपने बहुत अच्छा विषय आज चुना है जी। सिर्फ सरकारों को कोसने के अलावा मीडिया की, आपकी, हमारी जिम्मेदारी समाज में जो विसंगतियां पैदा हुई हैं और इस आपदा काल में जिस तरह से बदनुमा चेहरे सामने आ रहे हैं उन पर भी बात करना बहुत जरूरी था। इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं इस विषय के लिए। डॉक्टर रमा और डॉक्टर वैभव, आप दोनों को भी सलाम करता हूं कि सब डॉक्टर ऐसे नहीं है, सब पैरामेडिकल वाले ऐसे नहीं है। आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। आपने जब डिग्री आपको मिली थी तो जो हिप्पोक्रेटिक ओथ आप लेते हैं, आप उसका पालन कर रहे होंगे। और हम, जैसा कि अभी हिमांशु जी ने कहा कि 3 लोग गलत करते हैं तो 300 लोग संदेह के घेरे में आ जाते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारे लोग तो, और बहुसंख्यक लोग जो इस पेशे से जुड़े हैं, वे उस हिप्पोक्रेटिक ओथ का पालन कर रहे होंगे, उसे रिलीजियसली, श्रद्धा पूर्वक निभा रहे होंगे। लेकिन आज चर्चा का विषय उन लोगों को लेकर है जो समाज में इस मौके का लाभ उठाकर इस मौके पर भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक है जी। ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है, और ऐसे लोग हमेशा समाज में रहे होंगे, वरना कोई कारण नहीं है कि सदियों पहले भर्तृहरि ने नीति शतकम में ये लिखा कि येषा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भवभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। ऐसे लोग इस धरती पर सिर्फ पशु के समान विचरण कर रहे हैं, जिनके पास न विद्या है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है। और ऐसे ही लोग इस आपात स्थिति में भी अपने लाभ के लिए अस्पतालों में कालाबाजारी कर रहे हैं। आपने हिमांशु जी बिल्कुल ठीक उदाहरण दिए, 2-3 मैं उसमें और जोड़ देता हूं जी। ग्वालियर में प्लाज्मा की कालाबाजारी हो रही है जी। आपको आश्चर्य होगा कि दिन भर हिंदुस्तान भर में हर शहर में लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, फेसबुक पर ग्रुप बनाए हुए हैं, लोग प्लाज्मा डोनेट करें। इस दौर में आज ही कांग्रेस नाम की एक बड़ी पार्टी ने प्लाज्मा के लिए एक कोई अपना ऐप बनाया है जी, डॉक्टर्स हेल्पलाइन बनाई है। और इस दौर में, इस समय में भी ग्वालियर में प्लाज्मा की काला बाजारी करते हुए अस्पताल का स्टाफ पकड़ा गया है जी। उस ब्लड बैंक का एक वार्ड बॉय पकड़ा गया है, आईसीयू की एक नर्स पकड़ी गई है। और इसी ग्वालियर में पिछले वर्ष जब कोरोना अपने चरम पर था, तो ऐसे ही एक गिरोह ने, जिसमें ब्लड बैंक के लोग शामिल थे, आप आश्चर्य करेंगे रमा जी और वैभव जी, आप सुन लीजिए कि जिस ब्लड बैंक की जिम्मेदारी है कि मरते लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक एक कतरा खून दानदाताओं से लेकर मरीजों तक पहुंचाए, उन ब्लड बैंकों में प्लाज्मा में घर के नल की टोटी का पानी मिलाकर प्लाज्मा के बैग में बेचा गया था। मुझे नहीं मालूम उनके ऊपर एनएसए लगी कि नहीं लगी, लेकिन अभी जो 2 दिन पहले ग्वालियर में एक निजी चिकित्सालय में डॉक्टर, उस अस्पताल का संचालक, स्टाफ, जबलपुर में 2 डॉक्टर पकड़े जा चुके हैं रेमडेसिविर की कालाबाजारी में। अब शायद बात चल रही है कि उनके पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उनके ऊपर लगाया जाए। तो ये सवाल समाज से भी पूछा जाना चाहिए कि हमने ऐसा कैसा समाज बना दिया है। एक मरते हुए समय में, मृत्यु के तांडव के समय में भी लोग पैसा कमाने के लिए 2500 का इंजेक्शन, आप बता ही रहे हैं, 75,000 30,000 में बिक रहा है जी।
प्लाज्मा की कालाबाजारी हो रही है, बेड की कालाबाजारी हो रही है। प्रशासन दिन में सूची जारी करता है कि इस शहर में इतने इतने अस्पतालों में इतने बेड खाली हैं, लेकिन जब आप अपने मरीज को वहां लेकर जाते हैं तो अस्पताल के बाहर एक गिरोह आपको सौदेबाजी करता मिलता है, जो औने पौने दामों पर आपके मरीज को भर्ती होने की सुविधा मुहैया कराता है। तो इन विसंगतियों के संदर्भ में सहमति है डॉक्टर राकेश पाठक जी के, लेकिन मैं इन विसंगतियों के साथ में एक बार फिर डॉक्टर रमा आपके पास में आना चाहता हूं। और रमा जी, आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि जरूरत के मद्देनजर सुविधाओं का विस्तार अलग चीज होती है और मुनाफे की खातिर जबरिया एडजस्ट करना अलग चीज होती है। जिन अस्पतालों की क्षमता 50, 100, 200 बिस्तर की थी, उन्होंने इस आपदा के दौर में बिना पूरे संसाधनों के 250, 300, 400 बिस्तर के अस्पताल तैयार करके बेड बिछवा दिए हैं, जबरिया लिटा दे रहे हैं। आपने जानना है कि आप जैसी संस्थाएं जो IMA है या अन्य कोई जो संस्था है, क्या एक भी केस देश में नजीर के तौर पर दे पाए इस प्रकार की लूट खसोट के संदर्भ में विरोध दर्ज कराते हुए, ताकि नजीर बन पाती कि जो जना ऐसी गुस्ताखी करेगा, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा, महामारी में मुनाफे को अपना ध्येय बनाएगा, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। क्या आप जैसी संस्थाएं ऐसा कोई मिसाल कायम कर पाने में कामयाब हुई? अगर हैं तो साझा करना चाहेंगे आप हमसे इस कार्यक्रम में? नियम है, ऐसे नियम है कि IMA ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देगा अपनी मेंबरशिप से, लेकिन तब है कि उसका प्रमाण होना चाहिए। मरीज शिकायत करेगा कि उसके साथ ऐसा हुआ, तब उस आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं। अनजान लोगों के खिलाफ और बिना प्रमाण के तो IMA कुछ नहीं कर सकता, या कोई भी संस्था कुछ नहीं कर सकती, सरकार तक कुछ नहीं कर सकती। मुश्किल यह है कि लोग अपना काम करा लेते हैं, चाहे वो पैसे से कराएं, चाहे अपने प्रभाव से कराएं, और उसके बाद चले जाते हैं। कोई इस चीज को याद नहीं रखता कि उनके साथ गलत क्या हुआ और किन किन लोगों ने गलत काम किया। ये हमारे देश की कहिए या क्या कहें, इंसानियत की यह परंपरा रही है। और जिन्हें चोर बाजारी और काला बाजारी करनी होती है, वो कोरोना के बगैर भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उसके पहले गलत दवाइयां नहीं पकड़ी गई, नकली दवाइयां नहीं पकड़ी गई, ये सब पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी परसेंटेज बढ़ा हुआ है क्योंकि लोगों को मौका मिल गया है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि पैसे बना लो, गलत तरीके से बना लो। तो ऐसे इंसान तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, लेकिन हम इसको कैसे सुधारें? मुश्किल यह है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के बीच की जो दूरी है वो काफी बड़ी हो गई है। जितने संसाधन हमारे पास थे उस हिसाब से सप्लाई कम हुई, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बेड्स हो, चाहे वेंटिलेटर्स हो, चाहे दवाइयां हो। इस वजह से पैसे के जोर पे लोगों ने उसको बेचना और गलत काम करना शुरू कर दिया। ये होना कतई नहीं चाहिए। ये होना कतई नहीं चाहिए था। एक और समस्या के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इस बार आपका नजरिया चाहिए। इस देश में जो विशेषकर मध्यम वर्ग है या उच्च मध्यम वर्ग है, उसने ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पिछले कुछ सालों में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया मेडिकल पॉलिसी के संदर्भ में। लोगों ने मेडिक्लेम पॉलिसी इसलिए ली कि कभी ऐसी आफत में जिंदगी आ जाए तो किसी प्रकार की सुरक्षा रहे। लेकिन इस कोविड के दौर में दो आचरण देखने को मिल रहे हैं। एक, अस्पताल कैशलेस की पॉलिसी होते हुए भी उन्हें कैशलेस सुविधा देने के लिए तैयार नहीं होते, नगद जमा कराइए। एक दूसरा, जो क्लेम जा रहे हैं इन कंपनियों के पास, उसमें जबरिया या बड़े स्तर की कांटछांट, जो बिल बन रहे हैं वो तो अस्पताल वाले बना रहे हैं, मरीज का तो उसमें कोई रोल है नहीं, लेकिन जो सेटलमेंट हो रहा है वो उसका 50%, 60% आम बात है। फेरिस्त है लंबी इन कहानियों की। क्या कहेंगे इस विसंगति के संदर्भ में और आम आदमी की इस पीड़ा के संदर्भ में? देखिए, आम आदमी तो हमेशा से पीड़ा की स्थितियों से गुजरता रहा है जी। जो जहां मजबूत है वो चाहे पैसे से या प्रभाव से अपने काम करा ले जाता है। पिसता हमेशा मध्यम वर्ग ही है जी। ये शुरू की बात है, ये कोई आज कोरोना की बात नहीं है, हमेशा से ये हमारे समाज में होता रहा है। लेकिन तब है कि शर्मिंदगी इस बात की होनी चाहिए कि लोगों का चरित्र इतना गिर गया है कि वो मरते हुए मरीज से, जिसको कि एक एक सांस की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, उसकी जिंदगी बच सकती है जिन चीजों से आवश्यकता
गलत तरीके से पैसा कमा रहा है। सेवा करके भी पैसा हो ही सकता है, और उन्हें यह भी समझना चाहिए कि जब जान खतरे में होती है तो पैसा कुछ काम नहीं आता, सब पैसा धरा रह जाता है और इंसान संसार त्याग कर चला जाता है। पैसे का उपयोग तो तभी है ना जब आप उसको खर्च करने के लायक रहें, चाहे वो आपके इलाज में खर्च हो, चाहे वो। तो रमा जी, कुल मिलाकर हमारे विषय के साथ में उन्हें इस विसंगति से शुभता है, नाराजगी है, दुख है, पीड़ा है, लेकिन उनका मानना है कि ये ऐसा नहीं कि महामारी के दौर में ही है, पहले भी ऐसा था। ये बात अलग है कि अभी ऐसे उदाहरण कुछ ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं। लेकिन जयप्रकाश जी, मैं वापस आपके पास में आता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या इसका समाधान केवल सरकार के स्तर पर हो सकती है, कि सरकार के स्तर पर नजीर कायम की जाए। जैसे आज एक फैक्ट्री पकड़ी गई है जो इस महामारी के दौर में मरते हुए व्यक्ति के संदर्भ में रेमडेसिविर इंजेक्शन ही नकली बना के दे रही है। सोचिए उन लोगों के संदर्भ में जयप्रकाश जी, हम सबको सोचना चाहिए कि जिसके परिजन बिस्तर पर लेटा है, मर रहा है, और डॉक्टर बता रहा है कि अगर ये इंजेक्शन ला दो तो शायद बच सकता है। 2,000 रुपए का इंजेक्शन 50,000 रुपए में खरीद रहा है, फिर भी उसके हिस्से में नकली आ रहा है। किस दौर में ला दिया देश को हम लोगों ने? ये इसके लिए जनता जिम्मेवार है जी, क्योंकि जनता कई बार, क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में 5 वर्ष आप सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं जी। आपने कभी पहले ये देखा होगा, पिछले 1-1.25 साल से महामारी के दौर से भारतवर्ष गुजर रहा है जी, और जिस तरीके से सत्ताधारी दल के लोग, आपको भीष्म पिताजी ने कहा था ना जी, कि भाई अगर कोई राजा प्रजा के लिए होता है, प्रजा राजा के लिए नहीं होती जी, और यदि राजा ये समझे कि मैं सब कुछ हूं और जो पिछली सरकारें हैं मैं उनको क्रिटिसाइज करके उनको दोषी ठहरा करके अकेला निपुण हो जाऊंगा, आज वही बात लागू होती है। आज जो सारा का सारा भारत सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, केंद्र सरकार से जी। आज तक मुझे दुख इस बात का कि लाखों लोग अस्पतालों में हैं, हजारों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, दवाई का इंतजाम नहीं, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं। हमारी माननीय न्यायपालिका बार बार केंद्र सरकार को दंडित और दोषित की बार कह रही है, जो न्यायपालिका की जिम्मेवारी ये नहीं थी। न्यायपालिका हमेशा जब कदम उठाती है जब केंद्र की कार्यपालिका असफल हो जाए अपने मुद्दे के ऊपर और जनता का ध्यान ना रखे। तो आज तक भारत सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई जी, प्रदेश सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, दूसरी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं शामिल किया जाता? जिस तरीके से डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे थे कि एक पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने और कोई एक सिस्टम बनाया है, पहले पिछली बार भी हमने बनाया था। आज भी हरियाणा प्रदेश में हमारे नौजवान मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के सदस्य दीपेंद्र सिंह, उसने टीम दीपेंद्र के नाम से बहुत लोगों को प्लाज्मा दिवा रहे हैं, बेड दिवा रहे हैं, जो सेवा कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे हमारे कांग्रेस के लोग लगे हुए, इसी तरीके से दूसरी ऑल पार्टी मीटिंग भारत सरकार ने बुलानी चाहिए और जैसे नेशनल गवर्नमेंट का कंसेप्ट होता है ऐसी एक व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें सब पार्टियों के प्रतिनिधि हों और वो मिलजुल करके इस महामारी से देश को बाहर निकाले ताकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामूहिक संघर्ष की जरूरत बता रहे हैं जयप्रकाश जी, लेकिन मैं डॉक्टर वैभव खन्ना जी अब कुछ आपकी समस्याओं को लेकर भी बात करना चाहता हूं। एक बड़ी सनसनीखेज खबर लगभग हर हफ्ते हम अखबार नवीसों के हिस्से में आती है कि एक मरीज था, इलाज करा रहा था, इलाज कराने के दौरान उसका दुखद निधन हो गया, उसका बिल क्लियर नहीं हुआ, इसलिए अस्पताल ने उसकी डेड बॉडी को रोक के रखे रहे। एक ये मानसिकता, इसके संदर्भ में क्या टिप्पणी कहेंगे कि अगर आप इलाज करा रहे हैं तो इलाज कराने के अंतर्गत ये अनिवार्य शर्त है उस अस्पताल के संदर्भ में कि जब तक मरीज ठीक नहीं हो जाता है तभी बिल के संदर्भ में आपका अधिकार बनता है। अगर मरीज जिंदा नहीं रहा, अगर मरीज ठीक नहीं हुआ तो फिर जाके आपको बिल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या कहेंगे इस संदर्भ में, इस अपेक्षा के संदर्भ में समाज की, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहिए। इसमें बिल्कुल, इसमें हिमांशु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ही अमानवीय है और आज तक जहां जहां मैं रहा हूं मैंने कभी अलाउ ही नहीं किया है कि पेशेंट अगर भर्ती हो गया और ऐसा हो गया तो मेरा अपना मानना है जो अस्पताल डेड बॉडी को उचित सम्मान ना दे पाए उससे खराब अस्पताल हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा अपना पहला प्रयास होता है जहां मैं जाता हूं कि तुम्हारी मॉर्चरी कहाँ है, तुम्हारे पास बॉडी बैग्स हैं कि नहीं है, अगर बॉडी बैग्स नहीं मिल रहे हैं तो पीपी किट है कि नहीं आज तारीख में। तो पहला बात यह है कि
छोड़ दिए पैसा, वो तो बात की बात हो गई। डेड बॉडी को उचित सम्मान दो, उसको प्रॉपर रैप करो, मोर्चरी में ले जाओ, जो परिजन हैं उनको हैंडओवर कर दो। ये चीज़ है। अगर आप बहुत बड़े अस्पताल आने वाले हैं, मजबूरी हो रही है, तो मैक्सिमम ये है कि आप उनसे एक लेटर ले लीजिए। अगर उनकी गुंजाइश होगी तो बाद में दे देंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। इस महामारी में तो सेवा करने का हम लोगों का धर्म है ही। ये पहली बात हो गई। आपको बताऊं, आपने बहुत बात कही, निगेटिव वाली बात कही। आज ही मैं फोन आया एक सीईओ का, एक मीडिया के, उन्होंने बात कराई एक कंपनी के सीईओ से, और हमको वो 1800 रुपए में टेम्पररी बेंडर बना के दे आर गिविंग रेमडेसिविर जी, वो हमको कल से आ जाएगा। तो अच्छे लोग भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, और हम मरीज को 2000 रुपए में अपने काउंटर पे देने लायक हो जाएंगे। ये भी अच्छी बात है। मेरा अपना बेटा जो कि एमबीबीएस कर चुका था, इंटर्नशिप में था, मैंने उसको कहा यू वर्क इन कोविड आईसीयू बिकॉज मुझे जरूरत है। तो सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, जैसा राकेश जी ने कहा जी, जो ब्लड बैंक की बात बताई जी, देखिए जितने भी अच्छे ब्लड बैंक हैं, मैं मान सकता वो ये काम करें, वो कर, इट इज नॉट पॉसिबल। उनके सिस्टम बने हुए हैं। अगर मैं चोरी करना चाहूँ, वो करना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा एचआईएस है और 100 लोग देखने वाले हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो छोटे मोटे ब्लड बैंक होते हैं, जो मशरूमिंग हो गई है, और वो लोग ये काम करते हैं, और सरकार का सिस्टम जो है उनको चेक नहीं करता है ब्लड बैंक। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको क्वालिटी देनी है तो यू शुड हैव ए क्वालिटी अस्पताल। अगर आपने क्वेस को अस्पताल खोलने दिए तो वहां पे काम होगा, और क्योंकि लिखने में वो भी लिखते हैं डॉक्टर, तो आपकी न्यूज में क्या आएगा, डॉक्टर साहब ने किया, जबकि वो डॉक्टर नहीं है। मैं डॉक्टर वैभव खन्ना जी आपके साथ में कुछ जाति एक्सपीरियंस साझा करता हूँ। आपने कहा बड़े अस्पताल हों तो अच्छा होगा। मेरे एक मित्र हैं संजय मूना जी, उनके भाई पंकज मूना जी इस समय नोएडा के एक बड़े अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। उनके पास फोन आया कि उनके लिए प्लाज्मा व्यवस्था करें। भागते दौड़ते उन्होंने 2 दिन में 2 प्लाज्मा की व्यवस्था करके दी। तीसरे दिन फिर से फोन आया कि प्लाज्मा चाहिए। उनके संयोग से एक मित्र, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो ऐसी कोई थेरेपी आई नहीं जिसमें 2 से ज्यादा प्लाज्मा की जरूरत है। संयोग से उन्होंने वापस अस्पताल में फोन किया और फिर कहा कि भाई हम 2 लगवा चुके, तो ये तीसरा कैसे मांग रहे हैं, तीसरे की तो जरूरत नहीं है। बोला अच्छा आप 2 लगवा चुके हैं, फिर रहने दीजिए। ये बड़े अस्पतालों की हालत है। दूसरा उदाहरण अपने साथी को मैंने 2 दिन पहले खोया है, साकेत सुमन को। उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए अपने घर से 2 घंटे की एम्बुलेंस के लिए 36,000 रुपए उनके परिजनों से ले लिए गए। 36,000 रुपए। क्या कहेंगे आप? ये जाति अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं। कोई एक्सक्यूज, किसके लिए एक्सक्यूज दें? दोनों बातों में अगर कोई एम्बुलेंस का, मेरा अपना मानना यह है कि जिस अस्पताल के चार्जेस डिस्प्लेड हैं जी, बहुत आसान नहीं है। बड़े अस्पताल की बात कर रहा हूं, ये जो आप एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो एम्बुलेंस कोई प्राइवेट एम्बुलेंस हो, क्योंकि मान लीजिए मेरे अस्पताल की एम्बुलेंस का डिस्प्लेड है, तो मैं चाह के भी डबल नहीं ले सकता, बिकॉज हमारा सिस्टम बना हुआ है, वो चार्ज अपने आप उतना चलेगा। जहां तक बात है इसकी प्लाज्मा वाली, होता क्या है सर, कई बार इतनी लंबी टीम इलाज कर रही होती है कि, और रेजिडेंट इतने होते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सिस्टम में हमने उसे देखा नहीं, उसे फोन कर दिया। बट ओवरऑल मैं बता रहा हूं आपसे, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो देखिए 25 साल से हर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में काम किया हुआ है। जितने इंस्टीट्यूशन बड़े हैं उन्होंने इसीलिए, जो आप बता रहे हैं, इसीलिए उन्होंने डेली के डेली मेडिकल ऑडिट लगा रखा है। और मैं खुद सरप्राइज होता हूँ बिना राउंड कि वो लोग चेक करते हैं सर इसकी वाइल लगी नहीं लगी। बड़ा अच्छा प्रयास है। इसीलिए क्योंकि मरीज अंदर बंद है, अटेंडेंट बाहर हैं और दवाई जा रही हैं, ऑनलाइन जा रही हैं, और आपको विश्वास कैसे हो कि मेरे मरीज को दवाई लगी है, इसीलिए उन्होंने चेक लगाए हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं ये हो रहा है तो अमानवीय है, और इसके लिए कोई माफी है ही नहीं। मतलब याशु जी, इसके लिए नोबडी कैन से। ये तो अगर किसी ने किया है तो मैं तो कहता हूं कि एमसीआई को 6 महीने के लिए उसकी डिग्री छीन लेनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि वो प्रैक्टिस करे। आपको ईश्वर ने हुनर दिया है, आपने ओथ ली हुई है, और ये ऐसा कार्य है इस कार्य में आपको डरना नहीं है। मैं भी बता रहा हूं, मैं तो कोविड में काम कर रहा हूं, मेरे अपने साथी लोग कह रहे हैं डर समझ के रहो, ना करो। हमने नहीं, इस समय मेडिकल इमरजेंसी है, एंड आई कैन नॉट से नो टू एनीबडी। जहां में साधन हैं, जो हैं, उसको मैं दूंगा, और मैं प्रयास रहेगा जो लोग बच जाएं। अगर मेरे प्रयास से 100 लोग बच गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हिमांशु जी, ये वैभव खन्ना जी का अपना नजरिया, लेकिन
डॉक्टर राकेश बाड़क जी, मैं आपके पास में आता हूं। जिस संस्था के संदर्भ में बात कर रहे थे डॉक्टर वैभव खन्ना जी, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या ऐसी संस्थाओं के कोई मायने हैं इन बड़े संस्थानों के संदर्भ में या डॉक्टर्स के संदर्भ में? ऐसी कोई कार्रवाई आपको दिखती है जिसके कारण से कोई भय रहता हो इन संस्थाओं के संदर्भ में? हाँ, देखिए हिमांशु जी, क्रमशः मैं आपके दोनों तीनों सवालों का जवाब दूंगा और बहुत अच्छा आपने MCI पर ही ले आए हैं जी। डॉक्टर रमा जी ने IMA की भूमिका पर आपने उनसे सवाल पूछा था, तो मुझे लगता है रमा जी IMA की भूमिका बड़ी नखदंत विहीन हो गई है और वही स्थिति MCI की है जी। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री खुद डॉक्टर हैं, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी डॉक्टर हैं। वे अभी हमारी चर्चा में शामिल नहीं हो सके तकनीक कारणों से, अगर वे शामिल होंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे जी। MCI और IMA की भूमिका के लिए एक दो उदाहरण बहुत पर्याप्त होंगे जी। कुछ दिनों पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री और एक और केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में एक कारोबारी बाबा ने एक दवा, कोरोना की दवा करके लॉन्च की और उसमें पीछे बैनर पर साफ लिखा हुआ था कि WHO द्वारा सर्टिफाइड जी। आपको आश्चर्य होगा, IMA ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप डॉक्टर हैं जी। आप किसी दवा का प्रचार नहीं कर सकते उस हिपोक्रेटिक ओथ में, और MCI के नियमों में उसकी जो परिपाटी है उसमें यह शामिल है कि डॉक्टर वैभव और डॉक्टर रमा जी आदरणीय किसी दवा का प्रचार नहीं कर सकते आप जी। लेकिन IMA की उस चिट्ठी के बाद आज तक किसी को नहीं मालूम इस देश में कि क्या हुआ। कायदे से तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की डिग्री छीन ली जानी चाहिए। MCI उन्हें डॉक्टर की डिग्री लिखने से रोक सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर सभ्य समाज और कानून के राज में उस दवा को जारी करते समय WHO का नाम अगर पीछे लिखा गया तो कायदे से कोई और देश होता, तीनों लोग जेल के सीखचों के पीछे होते। मुझे क्षमा करें आप जी। और MCI की भूमिका का आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और IMA देश के सर्वोच्च सिस्टम प्रधान सिस्टम के ऐसे आरोपों पर जवाब नहीं दे सका जिसका उल्लेख करना भी मैं टेलीविजन पर अभी हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं कि क्या कहा गया था उनके लिए, डॉक्टर्स के लिए जी। ऐसे समय में, ऐसे दौर में जब सत्ता का डॉक्टर्स के प्रति यह रवैया है तो हम क्या उम्मीद करें कि MCI और IMA कुछ कर पाएगा। जयप्रकाश जी, मैं बहुत आभारी हूं आपका, और मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने एक पार्टी नहीं दल का नाम भी लिया था। मैंने कहा था कांग्रेस ने डॉक्टर्स हेल्पलाइन बनाई है और प्लाज्मा हेल्पलाइन भी बनाई है, बहुत अच्छा काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती तो मैं उसे भी सैल्यूट करता। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। तो ये दो सवाल हो गए कि आप IMA और MCI से उम्मीद कर रहे हैं जी। सत्ता जब कानून के विरुद्ध होने वाले कामों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपने बहुत शुरू में अपने पैकेज में कहा था कि हुकूमत इकबाल से चलती है और इस हुकूमत का इकबाल खत्म हो चुका है, चाहे राज्य सरकारें हो, किसी की भी, किसी भी दल की, किसी भी राज्य में कोई सरकार हो। वरना क्या कारण है कि इस पूरे तंत्र में जो समाज के ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी जिम्मेदारी लोगों की जिंदगी बचाना, और वे कालाबाजारी कर रहे हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं वही कालाबाजारी कर रहे हैं। इसको लेकर नाराजगी डॉक्टर राकेश बाड़क की, पर डॉक्टर वैभव खन्ना कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार उनकी बात सुनते हैं, फिर रमा जी के पास चलते हैं। जी वैभव जी। बस मैं ये कहना, राकेश जी से कहना था, आपने दो एग्जाम्पल दे दिए, एक्सट्रीम दे दिए। MCI के पास पावर है, IMA में इतनी पावर नहीं है। अगर MCI पे आम डॉक्टर की आप कंप्लेंट करते हैं तो एक्शन होता है, बहुत खराब एक्शन होता है। लेकिन जो आपने बात कही, तो TN सेशन साहब हर युग में नहीं होते हैं। उसके एक्शन के लिए पाठक साहब वैसा आदमी चाहिए जो आयरन हैंड से एक्शन ले ले। बात आपने कही वो ठीक कही, उसमें एक्शन होना चाहिए था, लेकिन वो हर युग में नहीं होते। ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। तो अपनी पीड़ा को व्यक्त किया डॉक्टर वैभव जी ने, जिस मुद्दे को डॉक्टर राकेश बाड़क ने उठाया। इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर वैभव, ठीक नहीं था, लेकिन उसके संदर्भ में किसी एक्शन की उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि वैसा फैसला लेने वाले लोग कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मैं एक सवाल राकेश बाड़क जी आपसे करता हूं, इस मानसिकता के संदर्भ में भी तो हमें बात करनी होगी कि लोग अस्पताल में दाखिल होने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में दाखिल हो जाते हैं, इलाज होता है, उसका बिल बनता है, और उसके बाद में अगर मरीज नहीं रह जाता है तो परिजन ये चाहते हैं कि अब उस इलाज का बिल ना लिया जाए। कितना जायज है ये अपेक्षा कि चूंकि मरीज बचा नहीं
तो इसलिए उसके इलाज में जो कुछ भी खर्चा अस्पताल का हुआ है वो अब अस्पताल की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। और अस्पताल अगर उस बिल को लेने की कोशिश कर रहा है तो यह अमानवीय है, यह अत्याचार है, यह अनाचार है, और ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इसे? हिमांशु जी, ये थोड़ा सा व्यावहारिक नजरिए से देखना होगा जी कि सचमुच अस्पताल, डॉक्टर हर मरीज की जिंदगी बचाने के लिए आखिरी क्षण तक कोशिश करते हैं जी। अगर मरीज की मृत्यु हो गई है तो ये अपेक्षा करना कि पूरा का पूरा बिल कोई प्राइवेट हॉस्पिटल माफ कर दे, मुझे लगता है ये व्यावहारिक नजरिया नहीं है जी। क्योंकि अस्पतालों को चलाने, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, जहां अस्पतालों में बेजा वसूली होती है, जहां दवाइयां औने पौने दाम पर बेची जा रही हैं, जबरन ज्यादा फीस ली जा रही है, वो गलत है। लेकिन अगर समाज ये अपेक्षा करता हो कि मरीज की मृत्यु हो गई इसलिए पूरा बिल माफ कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। हिमांशु जी को एक दो उदाहरण निजी देना चाहता हूं, आपने भी दिए। हमने जब इस डिबेट की सूचना हमारे फेसबुक पर लगाई तो ग्वालियर में हमारे एक साथी हैं राघवेंद्र अवस्थी, वे ग्वालियर के एक बड़े चिकित्सालय में भर्ती थे। उनको जो बिल दिया गया व्हाट्सएप पर, उनके मैसेज पर दिया गया, उन्होंने कहा मुझे डिटेल बिल भेजिए जी। जब उनको डिटेल बिल दिया गया तो उसमें एक डॉक्टर का नाम लिखा था कि ये विजिट करके आपको देखने आया था। उन्होंने क्लेम किया कि ये डॉक्टर ने तो मुझे किसी दिन देखा ही नहीं, कोई विजिट नहीं हुई इस डॉक्टर की जी। और अंत में वो हमारे वॉल पर उन्होंने कमेंट में वो आंकड़ा भी लिखा है, इतना बड़ा बिल इतना छोटा होकर रह गया उनकी आपत्ति के बाद। लेकिन हर कोई आपत्ति नहीं कर पाता, इस आपदा के समय में हर कोई इस स्थिति में नहीं होता, और खास तौर से जिसके मरीज की मृत्यु हो गई है वो तो इस स्थिति में होता ही नहीं है। लेकिन मानवीय आधार पर अगर अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल अगर इतना कर सकें जो उनके लाभांश में से कम हो सके, अगर वो इतना सा कर सकें, तो मुझे लगता है कि मानवता के इतिहास के सबसे बड़े संकट में यही उनकी ओर से एक मानवता के लिए सेवा होगी, उनका अंशदान होगा, उनका अंशदान होगा। एक कुल मिलाकर सकारात्मक नतीजा जिसके अंदर वो ये है कि अगर समाज ये अपेक्षा करे कि जब मरीज बचा नहीं तो बिल किस बात का, यह अपेक्षा जायज नहीं। लेकिन अगर मरीज नहीं बचा है तो अस्पतालों के संदर्भ में उनके संचालकों से इतनी मानवीयता की उम्मीद कर सकते हैं कि वो कम से कम उस बिल के अंदर अपने लाभ का हिस्सा तो छोड़ने की पहल करें। एक व्यक्ति का परिवार का हिस्सा चला गया और उसके बीच में भी अगर आप लाभ तलाश रहे हैं तो कष्ट तो होगा ही, इस बात से इंकार नहीं किया जाता। लेकिन मैं वापस डॉक्टर रमा जी आपके पास में आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि इस महामारी के दौर में क्या आईएमए ने अपने सदस्यों को, क्योंकि आईएमए के तो अधिकांश सदस्य प्राइवेट डॉक्टर्स ही हैं, उनके संदर्भ में कोई आचार संहिता, कोई अपेक्षा जाहिर की है कि इस दौरान उनसे किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा आपकी संस्था की है और समाज के संदर्भ में उन्हें किस तरीके की भूमिका निभानी चाहिए? अगर है तो क्या आप उसे साझा करना चाहेंगे हमसे? जी हाँ, बिल्कुल। आईएमए भी समाज के लिए हमेशा से काम करता रहा है और आज भी कर रहा है। आप ये देखिए कि कितने मरीज आईसीयू से और सीसीयू से ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं वापस। क्या उसमें चिकित्सकों का और पैरामेडिकल स्टाफ का कोई रोल नहीं है? अगर 100 अस्पतालों में 2 अस्पताल या 4 अस्पतालों में गड़बड़ियां हुई हैं, चाहे पैसे को लेकर हो, बेचने का हो या ना लगाने का हो, तो आप क्या 100 हॉस्पिटल्स को इसके लिए दोषी मानेंगे? और क्या ये सच नहीं है कि भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता हमारे समाज का अभिन्न अंग रही है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, नॉट ओनली डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, नॉर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स, किसी को भी आप लें। कौन सा विभाग ऐसा आप कह सकते हैं जहां 4-6 ऐसे लोग नहीं होते हैं जो गलत काम करते हों? आज हम किसी इंडिविजुअल हॉस्पिटल या इंडिविजुअल डॉक्टर की बात नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं, हजारों की संख्या में अस्पताल लगे हुए हैं और सब सेवा कर ही रहे हैं, मोर और लेस। उन्हीं की सेवा के और इलाज के आधार पे हमारे लाखों मरीज ठीक होकर घर वापस लौट रहे हैं। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना। अगर हम हर समय नेगेटिविटी ही फैलाएंगे कि यहाँ चोरी हुई, यहाँ बदमाशी हुई, यहाँ मरीज मर गया, तो क्या दुष्प्रभाव उसका समाज पर और मरीजों पे नहीं पड़ेगा? मरीज जो सोच रहा होगा कि हमें ठीक होना है, हमें सही दवा लग रही है, उसके दिमाग में भी ये डर घर करेगा और आधा तो डर से ही मरीज परेशान हो जाता है। उसका ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट रेट, सब कुछ गिरने लगता है इफ द पेशेंट गेट्स अफ्रेड। जो भी पॉजिटिव विल पावर के लोग होते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं। अब डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी ने जो बात कही है, इस कार्यक्रम को जितने डॉक्टर्स देख रहे हैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। आप समझने की कोशिश करें कि आप में से कुछ लोगों की हरकत उन लाखों
साथियों की मेहनत पे पानी फेर रही है, जो इस महामारी के दौरान अपने कर्तव्य पालन के अंतर्गत इंतहा कर रहे हैं, पर उनकी इंतहा को आपकी ये करतूत किस कदर कालिक पोत रही है, इस पर आपको कोई ना कोई शर्मिंदगी होनी चाहिए। वो कुछ लोग, जैसे ग्वालियर में मैक्स हॉस्पिटल का संचालक, उसके पास में जिंदगी में पैसा कमाने के लिए केवल मरीजों का इंजेक्शन मार के ही पैसा बचाना रखा था, तो सवाल उठता है। लेकिन मैं जयप्रकाश जी कार्यक्रम के अंतिम चरण की बातचीत के लिए आपके पास रुक कर रहा हूं और जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ समय समय पर जब ऐसी घटनाएं होती है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जाती है। क्या इस महामारी के दौर में चिकित्सा से जुड़े हुए जो मसले इस प्रकार के आ रहे हैं, क्या इनमें भी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से नजीर की जरूरत आप महसूस करते हैं कि ऐसे मामलों में तुरंत सुनवाई होकर फैसले आए, ताकि बाकी लोग जो ऐसे रास्ते से पैसे बनाने की रातों रात वारे न्यारे करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर कहीं कुछ भय तो आए कि इसका परिणाम अच्छा नहीं रहेगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इसके लिए बढ़नी चाहिए जी, और ये अति आवश्यक है। जैसे संगीन अपराध हो जाते हैं उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट को दिया जाता है, ये तो उससे संगीन से भी संगीन अपराध है, जो मरीजों के साथ इस तरीके की कालाबाजारी करके उनको नकली दवाई देना, उनका प्लाज्मा नकली चढ़वाना, या उनकी दवाई लेकर के बाहर भेज देनी, दूसरी दवाई चढ़ानी, ये इससे बड़ा अपराध तो कोई है ही नहीं। ये तो 300 वर्ष से वर्ष जी अगर आप बात करो तो इसमें तो 3 महीने के अंदर अंदर सजा का प्रावधान आना चाहिए। बहुत से हमारे विद्वान जज हैं जिन्होंने बलात्कार जैसे मामलों में, बलात्कार और उसके बाद मर्डर, कत्ल के मामले में 3-3 महीने में सजा सुना दी। तो ये उससे भी संगीन मामला है। महामारी के अंदर इतना बड़ा गलत काम जो हो रहा है उस पर नियंत्रण लेना चाहिए। और भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, मैं उसके बारे में भी कहना चाहूंगा कि वो भी जो बुलेटिन दे रहे हैं जी, जो सूचना जनता को दे रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं हमारे पास रेमडेसिविर की कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, उन्होंने वो भी स्ट्रिक्ट घोषणा करनी चाहिए और जहां कमी है वो जनता को बताना चाहिए। अभी जनता के साथ बड़ा धोखा हो रहा है जी। आज तक ऑक्सीजन अस्पतालों में नहीं है। आज ही बत्रा हॉस्पिटल कितना प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है दिल्ली का, उसमें आज कई लोग मर गए। आज हरियाणा प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में लोग ऑक्सीजन के लिए मारा हो रही है। 30-30 में सिलेंडर बिक रहा है। केवल इसमें जो डॉक्टर लोग दोषी नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, मैं किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है देश में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। सबसे पहले सरकार को इसमें कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा कि काला बाजारी रोकने की जिम्मेवारी समाज की नहीं है, वो सरकार की है। मैं रमा जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि समाज के लोग गलत नहीं है, समाज का लोग कभी दोषी नहीं हो सकता। समाज अपने जनप्रतिनिधि भेजता है, चाहे वो कार्यपालिका की तरफ जाएं, चाहे न्यायपालिका की तरफ जाएं, चाहे विधायिका की तरफ जाएं। तो इसलिए सरकार, जनता जो है उसको अज्ञानता की वजह से, इसलिए तो अपने जनप्रतिनिधि भेजती है। वो जनप्रतिनिधि यदि इच्छाओं के अनुसार पूरे नहीं उतरते और वो केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए, जो जिस तरीके का देश में ड्रामा हो रहा है, उस ड्रामे को रोकना है तो भीष्म पिता मैंने जो बात कही थी उसको महाभारत के समय में पांडवों को समझाया था। इसलिए मैं भारत सरकार को समझाना चाहता हूं कि पिछली सरकारों की नुक्ताचीनी बंद करके आने वाले समय में सबका सहयोग लेकर के इस देश को बचाओ। आज बड़ी भयंकर महामारी है, नहीं आने वाली साल का नेता जो सच्चाई रूप से, स्थायी रूप से सुचारू काम नहीं कर रहा, जनता उसको देख रही है। जनता उसको देख रही है। कुल मिलाकर आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगे। इस महामारी के दौर में हमारी भूमिका क्या थी, इसके संदर्भ में हमें सचेत रहना चाहिए, यह कहना है जयप्रकाश जी का। डॉक्टर वैभव खन्ना, आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आ रहा हूं। आप बता रहे थे कि जो बड़े हॉस्पिटल उनके अंदर तो व्यवस्था रहती है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल में जो लोग जाते हैं उनमें से या तो वो सरकार के खर्चे पर गए हुए लोग हैं या आर्थिक रूप से ठीक ठाक हैसियत के लोग होते हैं। लेकिन जो निचले स्तर के अस्पताल हैं वो लोग हैं जिन्होंने अस्पताल में घुसने से पहले किसी के यहाँ अपने जेवर गिरवी रखे हुए होते हैं। ऐसे लोग होते हैं, उन लोगों के साथ जाति न हो, इसके संदर्भ में चिकित्सा जगत अपने स्तर पर कोई पहल कभी करता हुआ महसूस होता है? क्या एक रेमेडी हो सकती है आत्मानुशासन की? इसके संदर्भ में कोई अपेक्षा आप जैसे अनुभवी चिकित्सक से हम लोग कर सकते हैं? नहीं, ये पीड़ा तो जो आपने बताई, ये पीड़ा हमारे के अंदर मन में भी है। कई बार हमने मुद्दा ये उठाया भी है कि हमारे अपने डूज और डोंट्स होने चाहिए। जो लोग रजिस्टर्ड हैं,
होता क्या है कि जो IIM में रजिस्टर्ड लोग डॉक्टर्स हैं और जो लखनऊ नर्सिंग होम्स के अंदर रजिस्टर्ड डॉक्टर अस्पताल हैं, उसके अलावा बहुत अस्पताल हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है या चल रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, होता क्या है, जहां पे सिस्टम बना हुआ है वहां तो चोरी कम होती है, लेकिन नहीं होती है। लेकिन जहां पे कोई सिस्टम बना ही नहीं है, जहां पे कुछ और लोग चला रहे हैं, जैसे हमारे घर के बगल में नया अस्पताल बन गया एक महीने के अंदर और रोज वहां से लोग मरीज आ रहे हैं, सब लूट के आ रहे हैं। वो कैसे बन गया, ये अपने आप में व्यवस्था पे क्वेश्चन है प्रदेश सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की और जिला गवर्नमेंट की। तो मेरा गुजारिश ये है कि अगर सरकार और सिस्टम अपने अस्पतालों को स्ट्रिक्ट इस मामले में रखे, लेकिन व्यवहारिक अप्रोच से। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो हमने कहा, अगर सरकार की अप्रोच व्यवहारिक नहीं होगी तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि सरकार को डॉक्टरों से बैठ के हर चीज तय करनी चाहिए, क्या रेट होंगे, क्या कैटेगरी होंगी। आज तक सरकार ने ये नहीं किया कि 3 कैटेगरी के अस्पताल बना दे, ABC बना दो जी, ताकि मालूम पड़े कि हाँ A की ये हालत है, B की ये हालत, गवर्नमेंट को मालूम हो, पब्लिक को मालूम हो, ट्रांसपेरेंसी हो, तो अपने आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा हम A में जा रहे हैं कि B में जा रहे हैं कि C में जा रहे हैं। तो एक वर्गीकरण होना चाहिए अस्पतालों के संदर्भ में भी, एक पारदर्शिता लाने की कोशिश, सरकार के स्तर पर एक प्रभावी भूमिका की जरूरत को महसूस करते हैं डॉक्टर वैभव खन्ना, और साथ ही डू और डोंट के संदर्भ में स्वयं का भी एक अनुशासन की अपेक्षा जताते हैं। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, अब आखिरी टिप्पणी आपसे चाहिए। वर्तमान में जो मुनाफाखोरी का दौर चल रहा है, महामारी का जो दौर चल रहा है, इन दोनों दौर के खत्म होने की कोई उम्मीद आप जैसा संजीदा पत्रकार देख पा रहा है? हिमांशु जी, इस दौर को कब खत्म होते हुए हम लोग देखेंगे, ये तो महामारी विशेषज्ञ भी नहीं बता पा रहे हैं जी। अभी तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ चर्चा में तो बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सक शामिल हैं, ये ज्यादा जानते होंगे जी। और अपडेट WHO और लैंसेट जैसी जो संस्थाएं हैं, जिसने कहा है कि अब तो एयरबोर्न है ये बीमारी, लैंसेट ने कहा 4-5 दिन पहले जी। तो मुझे नहीं मालूम ये महामारी कब खत्म होगी जी। लेकिन इस महामारी की आड़ में जो कालाबाजारी की बीमारी फैली हुई है, इसे तो समाज अपने भीतर से आत्मचिंतन करके भी रोक सकता है जी। समाज के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, समाज के जो प्रेरणा स्रोत लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वे कम से कम एक जन अभियान चलाएं कि कम से कम इस वक्त तो इस लूटमार से बचिए। सरकार की जिम्मेदारी भी समानांतर है, जैसा कि डॉक्टर वैभव ने कहा कि सरकार को इस तरह का वर्गीकरण करना चाहिए। कोई अस्पताल ऐसा बन गया कि जिसमें RMP नर्सिंग होम चला रहे हैं, तो आखिर जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी जिम्मेदारी है। तो इस समय ये जो अन्योन्याश्रित संबंध है समाज और सरकार का, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की जिम्मेदारी है और हम कम दोषी नहीं है, समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। हम कोई कम दोषी नहीं है, इस नतीजे पर पहुंचता है हमारा आज का चिंतन, और इस बात की जरूरत महसूस करता है कि इस महामारी के दौर में हम सबको आत्मचिंतन की जरूरत है कि इस महामारी के दौर में हम क्या वाकई इंसान कहलाने लायक भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, किसी के ऊपर कोई सवाल नहीं। सवाल है तो केवल आपको अपने आप से पूछने का कि जब इंसानी जिंदगी सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी, तो क्या आपने अपने आप को इंसान कहलाने के लायक आचरण किया था? अगर केवल इतना सवाल अपने आप से पूछ लेंगे तो हो सकता है कि कल से हम बदला हुआ समाज अपने बीच में महसूस कर पाएंगे। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मौजूदा विभीषिका को लेकर हमारा आज का शेर जो ये कहता है कि सितम की इंतहा पर चल रही है, कि सितम की इंतहा पर चल रही है, ये दुनिया किस खुदा पर चल रही है। खुर्शीद अकबर ने जो लिखा था ना, ये वेदना थी। वही वेदना आज के दौर में हम महसूस कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो उत्तर खोजिए अपने आप से। बाकी के संदर्भ में सवाल बाद में उठा लीजिएगा, पहले खुद से पूछ लीजिएगा क्या आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं जो आपको इस दौर में निभानी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। सादर प्रणाम।